ड्रामे की शुरुआत हैच नाम की एक आईटी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट से होती है, जहां कंपनी का चेयरमैन पीओ जे यून ऑडिटोरियम में मौजूद ऑडियंस को इस एक डिवाइस से इंट्रोड्यूस करवा के बता रहा होता है कि ये एक स्मार्ट पैच है जिसे हमने क्लोवर का नाम दिया है। इसी कंपनी का सीईओ जंग डोजन आकर ऑडियंस को बताता है कि हम इस डिवाइस के जरिए ब्रेन में वो डाटा डाल सकते हैं जो उसने कभी सीखा ही ना हो। इसे प्रैक्टिकल करने के लिए स्टेज पे कंपनी का डायरेक्टर संग चान आ जाता है एक चिंपैंजी को लेकर। इस चिंपैंजी का नाम रेड है, जिसे वो स्मार्ट पैच पहनाया जाता है और एक वीडियो गेम में टॉप प्लेयर्स जिनमें से एक का नाम डीके है के अगेंस्ट कम्पीट कराया जाता है। हेलो गाइस, आज जिस ड्रामे को मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कल ही रिलीज हुआ है। इसका नाम है पेंडोरा बीनीथ द पैराडाइज। मैंने ये ड्रामा देखा तो सोचा इस पे वीडियो भी बना लूं। अगर आपने पेंटहाउस नाम का फेमस कोरियन ड्रामा देखा है तो आपको ये सीरीज भी पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके कॉस्ट्यूम, सेट डिजाइन और लग्जरी काफी सिमिलर है। और तो कास्ट मेंबर्स जैसा कि शो की फीमेल लीड भी सेम ही है। ये सब डिस्क्राइब करने बैठी तो शायद पूरी वीडियो ही निकल जाएगी। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताना, फिर हम और भी पार्ट्स को आपके लिए लेकर आएंगे। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तायरा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव करते हुए उसी लॉन्चिंग इवेंट को लाइव देख रही थी। तायरा जेयून की वाइफ है। रास्ते में उसकी कार के आगे एक डॉग आ जाता है, जिसे देख के वो कंफ्यूज हो जाती है और सामने से दूसरी गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। वो गाड़ी से उतरकर उस दूसरी गाड़ी में बैठे पैसेंजर को सॉरी भी करती है, बट वो अजीब तरह से हंसता है और वहां से फिर हानमोल मेंटल हॉस्पिटल के रास्ते की तरफ निकल जाता है। वहीं तायरा को फ्लैशबैक जैसा कुछ दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की जो किसी तरह का यूनिफॉर्म पहनी कुत्तों से भाग रही थी। बैक टू लॉन्चिंग इवेंट। उस इवेंट को मॉल्स, न्यूज स्टेशन और बाकी जगहों पे भी लाइव दिखाया जा रहा था। हर कोई चिंपैंजी वर्सेस ह्यूमन का कंपटीशन देखकर एक्साइटेड हो रहा था। रेड इस मैच को 99 प्लेयर्स प्लस फेमस प्लेयर डीके को हरा के टॉप प्लेयर्स में अपनी जगह बना लेता है। ऑडियंस भी डिवाइस की काबिलियत को देखकर इम्प्रेस थी। फिर जेयून अनाउंस करता है कि ये डिवाइस जल्दी ही पब्लिक के लिए भी लॉन्च कर दी जाएगी। जब जेयून और डोजन ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे रिपोर्टर्स इन्हें घेर के स्मार्ट पैच के फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछने लगते हैं। डोजन बताता है कि हम फ्यूचर में इस पे मेमोरी थेरेपी जैसी अपडेट्स करने वाले हैं, जिस पर मिस्टर पार्क नाम का एक रिपोर्टर पूछने लगता है कि फिर तो इससे आपकी वाइफ हीसू को भी मदद मिल जाएगी, जिस पर डोजन कहता है कि आप ऐसे सवाल पूछकर मेरी वाइफ की तबीयत को और खराब कर देंगे। डोजन एक बहुत बड़े कामचो ग्रुप का सेकंड सन भी है, तो मिस्टर पार्क एक और सवाल करके पूछता है कि क्या कामचो ग्रुप हेड से मर्ज तो नहीं होने वाला, जिस पर डोजन अगेन हाइपर होने लगता है और रिप्लाई करता है कि ये लोग ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। वहीं हेयुन बात को संभालता है और फिर सबको बताता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ने में इंटरेस्टेड है। उसे कुछ बड़ी पार्टियों से ऑफर भी आई थी। डोजन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ये बात तो उसे बताई ही नहीं थी। बाद में जब दोनों अकेले होते हैं तो डोजन इसी बारे में उसे शिकायत भी करता है, फिर कांग्रेचुलेट भी करता है, कहता है कि वो सब संभाल लेगा। अब यूरा नाम की औरत को दिखाते हैं जो कि तायरा की बहन है। यूरा की बुटीक की आज ओपनिंग थी पर एक मैनिक्विन में क्रैक आ गया है। वहाँ तायरा पहुंचकर यूरा की मदद करने के लिए फौरन से अपने बाल बांध के हील्स को जॉगर से चेंज करके स्टूल पे चढ़कर मैनिक्विन सेट करने लगती है। पर वहाँ कुछ वायर्स थे जिससे कोई खींच लेता है, जिसकी वजह से तायरा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। यूरा बजाय तायरा के लिए फिक्र करने हल्की सी स्माइल देती है, जैसे उसी ने तायरा को गिराया। तायरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसके स्कैन्स होते हैं। यूरा भी वहीं खड़ी डॉक्टर कांग से तायरा की प्रोग्रेस का पूछती है। शायद इसी डॉक्टर ने सजेस्ट करा था कि तायरा को नीचे गिराने से उसकी मेमोरीज वापस आ जाए, और वो काम भी करा। कुछ ही टाइम में तायरा की मेमोरीज वापस आने के चांसेस है। डॉक्टर कांग ये भी सजेस्ट करता है कि अगर यूरा तायरा की मेमोरीज को जल्दी वापस लाना चाहती है तो उसकी मेडिसिन को स्टॉप करवा दे। यूरा इस एडवाइस के बदले डॉक्टर कांग को एनवेलप में भारी रकम देती है। वहीं तायरा को रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो अभी बेहोश थी। उसे सपने में एक बेसमेंट टाइप की जगह दिखाई देती है जहाँ काफी सारे लोग थे जो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। सभी ट्रेंड असैसिन्स लग रहे थे। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो खुद भी वहीं पर हो। पर अभी उसकी आंख खुल जाती है तो यूरा उसके पास आकर बैठ जाती है और बताती है कि उसे तायरा की बहुत फिक्र हो रही थी। इसकी बातों से ये भी पता चलता है कि 15 साल पहले कोई हादसा हुआ था जिसके बाद से तायरा की याददाश्त जा चुकी है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। जेयुन, डोजन और संगचान एंड इनकी फैमिलीज एक सोसाइटी में ही रहते हैं तो इनके घर करीब है। आज स्मार्ट पैच की सक्सेस की खुशी में पार्टी भी रखी है। तायरा अपने रूम में तैयार होती है। उसकी बॉडी पे कुछ मार्क्स है और कान पे एक तरह का कट लगा हुआ है। कट को छुपाने के लिए वो बाल को आगे रख लेती है और बॉडी पे लगे मार्क्स को हाइड करने के लिए दूसरी ड्रेस पहन लेती है।
उसे इतने में दोबारा से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। रूम में उसकी बेटी आ जाती है जो खिलौने वाली गन से खेल रही थी। तायरा उसे समझाती है कि हमें इस तरह की खिलौने वाली गन से किसी को डराना नहीं चाहिए। बच्ची बताती है कि ये उसके पापा जेयुन उसके लिए लाए हैं। तायरा पार्टी में जाती है और जेयुन को किस करती है। फिर जेयुन को किसी पार्टी के लीडर मिस्टर हान का कॉल आ जाता है जो इसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने कहता है। पर हेयुन बोलता है कि उसे मिस्टर हान की पार्टी ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही लड़ेगा। मिस्टर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके पार्टी के और बड़े मेंबर्स भी बोलते हैं कि जेयुन अपने आप को समझता क्या है। सुनने में तो ये आया है कि चिंपैंजी उस दिन लॉन्चिंग इवेंट में गेम स्मार्ट पैच की वजह से नहीं जीता था, बल्कि उसके दिमाग में कोई चिप इम्प्लांट की हुई है। हमें इस राज का पता चल जाए तो हम जेयुन को घिरा सकते हैं। बैक टू पार्टी, सब तायरा, जेयुन, दोजिन, सनचान एक टेबल पे बैठ जाते हैं। बात निकलती है कि आज हीसू जो दोजिन की वाइफ है वो नजर क्यों नहीं आ रही, जिस पर दोजिन बताता है कि आज ब्रॉडकास्ट के बाद हीसू को कोई मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए वो नहीं आ सकेगी। जेयुन अब न्यूज लगा देता है। न्यूज चैनल पे हीसू को दिखाते हैं जो इसी पैच के बारे में न्यूज दे रही थी। फिर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में भी बात करती है। ऑफर होते ही डायरेक्टर उसे कांग्रेचुलेट करता है कि उसके हस्बैंड की कंपनी का ये स्मार्ट पैच लॉन्च होने जा रहा है, और डायरेक्टर ऐसे भी जता रहा होता है जैसे हीसू इतना आगे इसलिए पहुंची क्योंकि उसका हस्बैंड एंड इन लॉ से स्ट्रॉन्ग है। हीसू बोलती है कि मैं यहाँ इसलिए पहुंची क्योंकि मैं खुद काबिल हूँ। हीसू को जो मीटिंग अटेंड करनी थी वो कैंसिल हो जाती है, इसलिए वो घर के लिए निकल रही थी। पर वहीं उसके लिए एक्सप्रेस डिलीवरी से एक पार्सल आता है जिसमें एक लड़की की फोटो थी जिसने कोई तरह का यूनिफॉर्म पहना था। उसके यूनिफॉर्म पे नंबर 50 लिखा हुआ था। उस फोटो के पीछे लिखा था कि इस लड़की को लोग नंबर 50 के नाम से जानते हैं, इसीलिए तुम्हारे पापा का मर्डर करा था। इस बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हानमोल मेंटल हॉस्पिटल चली जाना। यहाँ ये भी बता दूं कि हीसू के डैड प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्हें रैली में किसी ने शूट कर दिया। तब से अब तक हीसू उसी ट्रॉमा में जी रही है और उसके कातिल को पकड़ना चाहती है। सीन वापस पार्टी पे शिफ्ट होता है जहाँ दोजिन पार्टी से एक खास वाइन लाने खुद के घर चला जाता है। जब वो वाइन निकाल कर वापस पार्टी में जा रहा होता है तो यूरा आकर उसे रोक लेती है। दोजिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हीसू ने देख लिया तो, जिस पर यूरा कहती है कि तुमने ही तो बताया था कि वो आज मीटिंग की वजह से लेट आएगी। इसके बाद दोनों पैशनेट किस करने लग जाते हैं एंड इंटीमेट होने लगते हैं। इन्हें कोई होश नहीं होता, रेड वाइन भी नीचे गिर जाती है। सो दोजिन का इस वक्त अफेयर चल रहा है यूरा के साथ। इतने में हीसू भी घर आ जाती है, जिसे देखता है कि हॉल में वाइन गिरी हुई है। उसे बेडरूम में भी चादर बिखरी हुई नजर आती है। बाथरूम में से भी पानी की आवाजें आ रही। हीसू को लगता है कि दोजिन से वाइन गिर गई होगी, तो इसलिए वो नहाने चला गया। वहीं दोजिन भी आवाज देते हुए हीसू को कहता है कि वो बस शावर लेकर बाहर आ रहा है। उसने शावर भी इसलिए ऑन करा हुआ था ताकि हीसू को शक ना हो। यूरा अभी भी बाथरूम में ही उसके साथ थी। दोजिन उसे हीसू की नजरों में आए बिना यहाँ से जाने कहता है और खुद बाहर आ जाता है। वहीं यूरा को बहुत बुरा लगता है। हीसू दोजिन के कपड़े सेट कर रही होती है और यूरा इनके रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। हीसू तो उसे नहीं देखती, पर दोजिन की सांसें जरूर लग जाती है। वो यूरा को यहाँ से जाने का इशारा करता है और यूरा भी थोड़े नखरे करने के बाद घर से चली जाती है। वहीं हीसू भी बाथरूम जाती है जहाँ उसे एक इयररिंग मिलता है जो कि ऑब्वियसली यूरा का ही था, बट हीसू को तो यूरा का नहीं पता। पर इतना तो वो समझ गई थी कि दोजिन हीसू की एब्सेंस में किसी और को घर लाया था। अब हीसू और दोजिन भी पार्टी में चले जाते हैं और आखिर में सब एक टेबल पे बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ टेबल पे हीसू, दोजिन, यूरा, तायरा, जेयुन और संगचान थे। यूरा बताती है कि उसे यहाँ आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि उसकी बुटीक की ओपनिंग थी, पर हमें तो सच पता ही है। तायरा बोलती है कि हमें यूरा के लिए भी कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, जिस पर यूरा बोलती है कि वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। वहीं हीसू का ध्यान इन सब बातों में था ही नहीं। फिर हीसू सबके सामने दोजिन से सवाल करती है कि क्या इसकी एब्सेंस में कोई घर पे आया था। दोजिन के पास तो यूरा आई थी, पर वो तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे सारी गलती हीसू की ही हो और वही गलत सवाल पूछ रही है। दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोजिन यहाँ से चला जाता है। बाद में हीसू भी सबसे उनके मूड को खराब करने के लिए माफी मांगकर चली जाती है। घर जाने के बाद हीसू दोबारा से दोजिन से सवाल करने लगती है कि उसे सच जानना है कि यहाँ पर कौन आया था, पर दोजिन तो अपनी गलती मानता ही नहीं, उल्टा हीसू से सवाल करने लग जाता है कि मिस्टर पार्क ने दोजिन से सुबह हीसू के बारे में क्यों पूछा था। मिस्टर पार्क असल में हीसू का कुलीग है और अच्छा दोस्त है।
हीसू अब गुस्से में आकर घर से बाहर चली जाती है, ड्राइव करने लग जाती है। डोजन भी यूरा के पास चला जाता है और अगेन ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं टायरा हीसू और डोजन को अपनी अपनी गाड़ी में जाते देख लेती है। तभी उसके पास जे यून आ जाता है। दोनों के बीच में काफी प्यार और अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अब तक तो यही दिखाया है। वो दोनों अब सो जाते हैं। वहीं हीसू ड्राइव करते हुए भी अपने पापा के मर्डर के बारे में ही सोच रही थी। वो उसे कैच करना चाहती थी, पर ऐसे उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उसे रिग्रेट था कि वो अब तक उनका बदला भी नहीं ले पाई है। वो अब घर आ जाती है। वाइन के टूटे हुए ग्लास से वो अपना हाथ काटने वाली थी, पर टायरा की आंख खुल गई थी और उसने इसे वापस आते देख लिया था। वो जाकर हीसू को खुद की जान लेने से रोक लेती है और उसे शांत करवाती है। कहती है कि मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह जेयुन, डोजन और संगचान बोटिंग पे जाते हैं, जहां बातों बातों में जेयुन को समझ आ जाता है कि डोजन हीसू को चीट कर रहा है, इसलिए वो उसे सुधर जाने को बोलता है। इतने में संगचान बताता है कि लैब में कोई घुस आया है। यहाँ उसी लैब की बात हो रही है जहाँ चिंपैंजी को रखा हुआ था और उस पे स्मार्ट पैच के एक्सपेरिमेंट्स करे जाते थे। तीनों भाग के हैच की लैब पहुंचते। वहां पर चिंपैंजी का मर्डर हो चुका था। उसे हथौड़े से मारकर उसका सर फोड़ दिया था। ये काम जिसने भी करा उसने यहाँ आने से पहले सीसीटीवी भी बंद कर दिया था। जो भी था वो चिंपैंजी के सर से कोई चिप ढूंढ रहा था। डोजन पुलिस को बुलाने कहता है, पर जेयुन बोलता है कि वो लोग इसे खुद ही पकड़ेंगे। वहीं हीसू अब रात से बेहतर थी और उस फोटो के बारे में रिसर्च कर रही थी, जिसके पीछे लिखा था कि हीसू को नंबर 50 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हानबुल हॉस्पिटल से मिल जाएगी। तो पहले वो उस मेंटल हॉस्पिटल को ऑनलाइन सर्च करती है। तायरा वहीं थी जो हीसू से उस मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुन लेती है। फिर हीसू के पास आकर बैठ जाती है। उसे याद आया था कि वो कल एक गाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें बैठा पैसेंजर जो हंस रहा था वो भी इसी मेंटल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। तायरा ये बात के बारे में हीसू से तो शेयर नहीं करती, पर उसे पूछती जरूर है कि वो हानबोल मेंटल हॉस्पिटल के बारे में क्यों ढूंढ रही है। जिस पर हीसू उसे सब बता देती है कि किसी ने उसे ये फोटो बेचकर कहा कि ये लड़की उसके डैड के मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी इन्फॉर्मेशन हानबोल मेंटल हॉस्पिटल से मिल जाएगी। हीसू तायरा को ये सब किसी और से बताने से मना करती है और फिर खुद उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ इन सब के बारे में पता लगाने। तायरा बोलती है कि मैं भी साथ चलूंगी। फिर ये दोनों हानबो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। दोनों साथ में रिसेप्शन की तरफ जा रही थी, पर तायरा हॉस्पिटल के किसी और ही डायरेक्शन में निकल जाती है। वहां पर उसे कुछ डॉग्स दिखाई देते हैं और उसे कुछ याद आने लगता है। उसे वहां एक सीक्रेट डोर भी नजर आता है। वो इसमें घुस जाती है। अंदर सीढ़ियां थी जिसे उतर कर वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जो जगह उसके सपने में आई थी। उसे वहां वो लड़की जिसे लोग नंबर 50 कहते हैं की झलक मिरर में दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर असैसिन ट्रेन करे जाते थे, क्योंकि हर कोई उसके फ्लैशबैक्स में यहाँ पर लड़ रहा था बिना अपनी जान की और इंसानियत की परवाह करे। तायरा को रियलाइज होता है कि नंबर 50 कोई और नहीं, वो खुद ही है। और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो बताना, फिर मैं इसके आगे के पार्ट्स को भी लेकर आऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना एंड फ्यूचर में और भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कुछ ऐसा नया अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय।